हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। लेके आ गए हैं पॉलिटी का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे प्रथम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वजाहत हबीबुल्लाह, बी है अरविंद पनगड़िया, सी है रंगनाथ मिश्रा और डी है अरुण मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगनाथ मिश्रा जी हो जाएंगे क्या प्रथम अध्यक्ष। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो वर्तमान भी ध्यान रख लीजिएगा कि वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और प्रथम पूछेगा तो रंगनाथ मिश्रा, और किसके? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हालांकि अगर और इसमें हम कुछ पॉइंट की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा कि ये 8 अन्य इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, एक अध्यक्ष और क्या कहता है, 8 अन्य सदस्यों से बना है। ये डाटा भी आपसे पूछ सकता है कि कितने सदस्यों से बना है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अध्यक्ष के रूप में आपको पता ही हो गया कि कौन हो जाएंगे, जो भी भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे वो हो जाएंगे। वहीं सदस्य अगर हम वन की बात कर ले, सदस्य वन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि वह हो जाएंगे जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रहे हो, न्यायाधीश रहे हो या फिर न्यायाधीश हैं, वो आ जाएंगे सदस्य वन में। और अगर बात करें सदस्य टू की तो उसमें कौन आ जाएंगे, उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो हो सके आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए तो आपको हर रूप से पता होना चाहिए। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? कौन सा भाग पूछा गया है? तो भाग 18। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपातकाल से संबंधित। किससे? तो आपातकाल से संबंधित। वहीं ऑप्शन डी है राजभाषा। तो ध्यान रखिएगा ये भाग 17 में उल्लेख है। किस में उल्लेख है? तो भाग 17 में उल्लेख है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ अगर पंचायती राज की बात करें तो ये भाग 9 से संबंधित हो जाएगा। किससे? भाग 9 से। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? संघीय न्यायपालिका, जो कि भाग 5 में इसका उल्लेख है। तो सभी का भाग जान गए कि कौन किस उल्लेख में संबंधित है। ठीक, वहीं अगर बात करें, यहाँ बात किसकी आई थी? आपातकाल की। तो आपातकालीन प्रावधान की अगर हम बात करें, आपातकालीन प्रावधान, तो ये कितने अनुच्छेद? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 352 से 360 तक। और ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जाता है और कई बार आपको हम डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं। चलिए पॉलिटी के तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए फिर से आपातकाल से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आपसे देश पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा वो हो जाएगा जर्मनी। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी। और अभी हम लोग जाने इसके पिछले प्रश्न में कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किससे संबंधित हो जाएगा? आपात से संबंधित हो जाएगा। वहीं अगर हम भाग की बात करें तो भाग क्या हो जाएगा? भाग 18 से संबंधित हो जाएगा। ठीक, वहीं आपको कितनी बार हम बता चुके हैं कि अनुच्छेद 352
352। यह तब लगाया जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल। मिलान के रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब क्या होता है, भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या फिर विद्रोह से क्या हो, राष्ट्रीय खतरा हो। ये आपको पता भी होगा। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 356 की, तो ये किससे संबंधित, तो राष्ट्रपति शासन इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन की बात आ जाएगी। ठीक। और अनुच्छेद 360 ध्यान रख लेना है, जो कि किससे संबंधित होगा, तो वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल से। तो आप लोग देख लीजिए कि एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी मिल जाती है और सारे महत्वपूर्ण बिंदु है, तो नोट डाउन जरूर किया कीजिए। 4 नंबर प्रश्न आ चुका है। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग किया गया, यानी कि कब प्रयोग किया गया था, तो ईवीएम का मतलब ही क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। और जब प्रथम बार प्रयोग पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्या है, वर्ष 1982 है, 1999 है और 1990 है और 1988, तो वर्ष 1982 हो जाएगा। ठीक। और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, कि ईवीएम का पहली बार जो प्रयोग हुआ वो कब हुआ, 1982 में हुआ। साथ ही साथ केरल के, ये भी जगह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। तो सारी बातें आपको भी लिख लेना है समझते हुए। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, ऑप्शन ए है वार्ड पंच, बी है सरपंच, सी है उप सरपंच या डी है ग्राम सेवक। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, सरपंच करता है क्या, ग्राम सभा की अध्यक्षता। ठीक। और किस अनुच्छेद के तहत पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 का एक के तहत। ये बात भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेता। लेकिन अगर सरपंच अनुपस्थित रहे, यानी कि उपस्थित ना रहे, तब कौन अध्यक्षता करेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तब अध्यक्षता जो करेगा उप सरपंच करेगा। कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। तो हो सके प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछ लिया जाए, तो हर रूप से आपको क्या करना है, ध्यान देते हुए चलना। वहीं आपको ध्यान रख लेना है, पूछ लिया जाता है क्या, कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उसका क्या होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये बात आपको पता भी होगी। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विषयों की संख्या ध्यान रखिएगा 29 है। कितनी है, तो 29 है। और किस अनुसूची में, इस तरह से भी पूछ सकता है, तो 11वीं अनुसूची में। ठीक। वही बात करें 11वीं अनुसूची से, एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में, भारत के
संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया। ये प्रश्न काफी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया और जिसका सीधा संबंध किससे हो जाएगा, पंचायती राज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो पंचायती राज से हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसका पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्य का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये नियुक्ति तो की ही जाती है, साथ ही साथ ये सभी जो सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, केंद्र सरकार को ही सौंपते हैं, केंद्र सरकार को सौंपते हैं। तो नियुक्ति भी कौन करेंगे, केंद्र सरकार, और ये त्याग पत्र भी किसे सौंपेंगे, तो केंद्र सरकार को। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ ले कि इन सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आमतौर पर 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का होता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। वहीं एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और क्या कहता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं। इस तरह से पूछ सकता है प्रश्न कि कितने अन्य सदस्य होते हैं, तो 5 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले ये चैनल संबंधित जानकारी आपके लिए लगा दी गई है, तो आप लोग जरूर देखा करें। और हाँ, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको हर विषय का निचोड़ सॉल्यूशन मिलता है, वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। और इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही साथ बताया करें कि क्लास कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए आगे आते हैं। परिसीमन आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौन सा आयोग, तो परिसीमन आयोग। ध्यान दीजिएगा, इसको सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो सीमा आयोग के नाम से। अब परिसीमन का मतलब क्या होता है? सीमा से तो आपको समझ में आ जाता है, किसी चीज की सीमा तय करना। तो परिसीमन का भी अर्थ क्या हो जाएगा, अगर कहीं आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि किसी देश या फिर प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन, ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, तो प्लीज आप लोग भी अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्या हो जाएगा, प्रक्रिया से संबंध, इसी को क्या कहते हैं, परिसीमन। ये इसका अर्थ हो जाता है, जिसको सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसको भारत सरकार द्वारा गठित किया जाता है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। फिर से आ गया, देखिए परिसीमन आयोग से ही प्रश्न।
परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो अध्यक्षता करता है कौन? उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। देखिए सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ भी क्या है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन होगा क्या, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। तो ये आपको खोजना है ऑप्शन में, ये ना कि सीधे उच्चतम न्यायालय देखिए और आंसर टिक कर दीजिए, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अभी ही हम लोग इसका क्या कर चुके हैं, अच्छे से डिटेल जान चुके हैं। रही बात अगर पूछे इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आपको बस इसमें ध्यान रख लेना है। आगे की प्रश्न पे चलिए चर्चा करते हैं। और प्लीज कमेंट जरूर किया करें, चाहे आपका प्रश्न हो, डाउट हो, इस क्लास से संबंधित कोई सुझाव हो, जरूर बताएं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होती है? किसकी बैठक? तो अंतर्राज्यीय परिषद की। तो ध्यान रखिएगा ये 3 बार होती है। कितनी बार? चूंकि आपसे कम से कम पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात आपको पहले तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट इसमें लिखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है उसमें कम से कम कितना सदस्य उपस्थित होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो कम से कम 10 सदस्य क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। एक वर्ष में पूछ रहा है कि कम से कम कितना बार बैठक होती है, जो ही आपसे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे, जो कि होगा 11 नंबर प्रश्न। अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? फिर से आ गया है अंतर्राज्यीय परिषद से ही संबंधित प्रश्न। तो पुनर्गठन की बात करेंगे तो 19 मई 2022 को किया गया, ठीक। डेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी दिन क्या केंद्र सरकार ने, किसने? तो केंद्र सरकार ने देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था, इसका पुनर्गठन किया गया था। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। और किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री या फिर सहकारिता मंत्री जो हैं कौन? अमित शाह की अध्यक्षता में, अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक। ये भी बात तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करें कि और क्या पूछा जा रहा है अगला नंबर प्रश्न में, जो कि होगा 12 नंबर प्रश्न। और देखिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी दे दी जा रही है। नीति आयोग नामक संस्था किस आयोग के स्थान पर बनाई गई? तो नीति आयोग आपको अच्छे से पता होगा कि ये योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई। कब इसका स्थापना हुआ नीति आयोग का? तो 15 अगस्त 2014 को, पहले ध्यान रखिएगा क्या हुआ था, लाल किले से नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने इस संस्था को लाने का क्या किया था, घोषणा किया था। याद आपको ये भी रखना है कि नीति आयोग कब लाया गया, लेकिन घोषणा वाला भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इस संस्था का स्थापना पूछे तब ध्यान रख लेना है 1 जनवरी 2015, यानी घोषणा हुआ 15 अगस्त 2014 को और स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को।
तो हर रूप से आपको ध्यान होना चाहिए। और क्या कहता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही क्या है, वैधानिक निकाय है। और कितना बार नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या फिर फुल फॉर्म दिया रहेगा, पूछेगा किसका है, तो पूरा पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या हो जाएगा, इंडिया। इसी ने योजना आयोग का क्या लिया, जगह ले लिया। ठीक, हालांकि आपको कई बार ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से रिपीट होते ही रहेंगे। राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, राज्य में पूछा जा रहा है, तो ये करते हैं मुख्यमंत्री। कौन? तो मुख्यमंत्री। चूंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य कार्यपालिका का क्या होंगे, वास्तविक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान होता है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, वहीं आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 163 164 में मंत्री परिषद जिसका नेतृत्व की अगर हम बात करें तो कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री करते हैं, और इसका गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो ये किनके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। तो हो सके आपसे यही पूछ ले। और राज्यपाल क्या करते हैं, किसी राज्य के मंत्री परिषद का नियुक्ति करता है। ठीक, तो ये भी आप लिख ले सकते हैं। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 51वां का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2003 में। कब? तो 2003 में। इस तरह से पूरा लिखिएगा सेंटेंस के रूप में कि 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत नियत किया गया है, तो 15%। कितना प्रतिशत? तो 15% क्या किया गया है, नियत किया गया है। तो ये बात, यानी कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ राज्य मंत्री परिषद की आपको बात हो रही है। 15 नंबर पे देख लेते हैं। फिर से आ गया है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये किसके प्रति हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें, क्या इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध क्या कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, या फिर किसी मंत्री द्वारा रखे गए
ये आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ ले। विधेयक को अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्री परिषद को क्या होगा, त्याग पत्र देना होता है, त्याग पत्र देना होता है। तो ये केस आपको ध्यान होना चाहिए कि कब त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न पे, लोकसभा का नेता है इनमें से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा का नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, और आपको पता है कि भारत में प्रधानमंत्री पद को क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्रदान है की गई है, ये बात तो आपको पता ही है। साथ ही साथ अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रदान कौन करेंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी राष्ट्रपति आपको पता है कि भारत के गणराज्य के प्रमुख होंगे। उपराष्ट्रपति की बात आती है तो ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, इस तरह से लिखिएगा कि सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ नेता पूछा गया था तो जो कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है। देखिए प्रधानमंत्री से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उस तरह से आपको दे दिया गया है प्रश्न को आंसर, और सॉल्यूशन दिया ही जा रहा है, आपसे सही पूछ रहा है। ठीक, पहला नंबर क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करती है, संसद करती है। ये क्या सही दिया हुआ है, तो जो भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या है, गलत है। तो एक नंबर तो पहले ही कट हो गया। दूसरा की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 2 नंबर देखिए सही हो जाएगा, तो 2 तो है यहाँ पर। 3 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, अपना पद धारण करता है। तो ये क्या है, ये भी आपको सही है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कौन सा सत्य है, आपसे पूछा गया। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री का चयन की जगह क्या होना चाहिए था, चूंकि इनका नियुक्ति होता है, अनुच्छेद 75 का वन से संबंधित हो जाएंगे, ये बात आपको पता है। और भारत में प्रधानमंत्री का चयन बल्कि संसद के ना करके किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, पीएम नियुक्त किया जाता है। ये सेंटेंस होना चाहिए था, जबकि सीधा सेंटेंस दे दिया था कि चयन कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो 2 और 3 क्या हो गया, आपका सही हो गया। तो 2 और 3 अगर सही हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो है नहीं एक साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। तो एक एक ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। 18 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। फिर से आ गया ये चैनल संबंधित जानकारी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन YPJ चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्लासेस। तो एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक किए। साथ ही साथ क्लास को जितना हो सके शेयर किया कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट किया कीजिए कि कैसा आपको क्लास लगता है। कोई आपका सुझाव हो तो प्लीज़ दिया करें। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए होता है, क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपको बता ही चुके। चूंकि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद के परामर्श अनुसार ही कार्य करते हैं, परामर्श अनुसार कार्य करते हैं, ये बात आपको पता भी होगा। और प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री के समूह को ही क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। ये हम लोग पहले ही अच्छे से जान चुके हैं, तो इसमें कोई खास और है नहीं कि आपको बताया जाए, क्योंकि डिस्कस हो ही चुका है। स्वीडन में सर्वप्रथम किस वर्ष संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी, कहाँ, तो स्वीडन में। तो ध्यान रखिएगा ये 1809 में, कब, तो 1809 में, ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं एक पॉइंट ये लिखिएगा कि भारत की अगर बात करें तो भारत में ओम्बुड्समैन की अगर बात आई है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, लोकपाल के नाम से। देखिए कितना अच्छा है, सीधा साधा लोकपाल। और वहाँ देखिए ओम्बुड्समैन, यहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो लोकपाल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या है, भ्रष्टाचार को खत्म करना। ठीक, और पूछ लेता है एक प्रश्न बराबर कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, लोकपाल तो कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। आइए 20 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और रेगुलर क्लास किया कीजिए। किसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, अन्ना हजारे, इनके नेतृत्व में ही क्या हुआ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया गया। और इसी का दबदबा, मतलब जो ये आंदोलन हुआ, केंद्र में तत्कालीन जो सरकार थी उस पर दबाव बनाया, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और क्या कहता है, लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। तो ये काफी इम्पोर्टेंट टर्म है, नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं कि आगे क्या आपसे पूछा जा रहा है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, आ गया लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक ही संबंधित प्रश्न कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 भारत में कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में लागू हुआ 16 जनवरी 2014। देखिए 2014 हर जगह है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। तो 16 जनवरी 2014, लेकिन हालांकि ये पारित कब हुआ, तो 2013 में। ये बात भारत में पूछेगा तब 16 जनवरी 2014। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और डेट ध्यान रख सकते हैं कि 1 जनवरी 2014 को पहले क्या हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, राष्ट्रपति की मंजूरी। ठीक, और ये कब लागू कब हुआ, तो यही तो था। बाकी एक बात और कि लोकपाल का जो गठन है वो केंद्र स्तर पर किया जाएगा, ये भी था, किया जाएगा। ये सब प्रावधान में, अधिनियम में आपको वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, और लोकायुक्त अगर रहेगा तो लोकायुक्त का जो गठन होगा वो राज्य स्तर पर। तो आज के पॉलिटी के क्लास में इतना ही।
बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, एक कमेंट तो किया ही कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।